हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ की पाठशाला में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था। हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह संविधान का निर्माण हुआ और जिस संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा ने किया था उसके बारे में आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कभी भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना लिखी होती है। इसी तरह संविधान की एक प्रस्तावना है जो इस तरह है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है। तो हम इसे पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या कह सकते हैं संप्रभु सोवरेन जिसे आप कहते हैं, हम भारत के लोग मतलब जनता, भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे कहते हैं हम संप्रभु। संप्रभु का अर्थ क्या है? कोई भी राज्य अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसके ऊपर ना तो कोई बाहरी और ना कोई आंतरिक हस्तक्षेप हो, उसके कार्य में नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ उसका हो और किसी का नहीं, उसे हम संप्रभु कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और किसी भी स्टेट का डोमिनियन नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य का डोमिनियन नहीं होना चाहिए, उसे हम संप्रभु कहते हैं। इसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी को आप समझ सकते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी, आपने दो शब्द सुने होंगे, आप 9th क्लास में पढ़ाया जाता है समाजवादी और पूंजीवादी। समाजवादी का अर्थ है कि यहाँ पर ऑनरशिप और डिलीवरी दोनों समाज के नियंत्रण के अधीन रहती हैं और जो पूंजीवादी होती है उसमें ये निजी हाथों में होती हैं और ये पूंजीवादी का समाजवादी विरोध करती है। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और ये मार्क्सवाद और गांधीवाद पर आधारित है। इसके बाद हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है? हमारा जो राज्य है वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता, मतलब किसी एक धर्म का पालन नहीं करता। हमारा राज्य, हमारे राज्य में अनेकों धर्म हैं और वह सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों का पालन करता है। यहाँ पे हम धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या समझते हैं? यहाँ पे हमारे धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन जी की एक बात याद आती है, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। समझ गए? लोगों का तंत्र लोकतंत्र। गणराज्य, गणतंत्र आपने सुना होगा। गणतंत्र क्या है? एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। गणतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता है वो एक निर्धारित समय के लिए निर्वाचित होकर जाता है और इसमें पैतृक व्यवस्था नहीं होती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होकर जाता है एक निश्चित समय के लिए। और जो राजतंत्र होता है वहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनता है और कितने समय के लिए बनता है वो आप जानते हैं, आपने राजाओं के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है वो गणराज्य है।
बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के रंग, जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं होगा, समान व्यवहार किया जाएगा उसके साथ में। यह है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय में अगर कोई अमीर आदमी है और कोई गरीब आदमी है, उन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है। इसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य निकलता है? यहाँ पे राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय में हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो या फिर सरकार तक बात पहुंचाने का अधिकार। इसमें राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये है हमारा राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता, आपको पूजा करने का अधिकार है, वर्शिप करने का अधिकार है आपको, इसकी स्वतंत्रता है आपको। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व माने भाईचारा, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मैंने आपको बताया था इस दिन संविधान जो था वो अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। को एतद 284 लोगों ने, जिन्होंने संविधान सभा में आखिरी दिन सिग्नेचर किए थे, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अपनाते हैं, अधिनियमित। उस दिन थोड़ा बहुत आर्टिकल्स जो थे वो लागू हो गए थे और आत्मार्पित करते हैं, खुद को देते हैं, आत्मार्पित करते हैं, इसका यह अर्थ निकलता है। तो हमने देखा किस तरह से संविधान की प्रस्तावना को बड़े ही सहज तरीके से बनाया गया है। इसका सोर्स जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उसके आधार पर हमारी प्रियम्बल बनी है। जो मैंने आपको बताया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारी प्रस्तावना बनी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना आप नेट से भी इसको निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी, मतलब इधर उधर हो गया है, तो देख सकते हैं। इसके बाद हम रफ करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। तो हमने प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तावना में दिए हुए कुछ शब्द पे हमने थोड़ा सा विचार किया। इसके बाद हम देखते हैं हमारी प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, इसका सोर्स क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को आया था और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। हम एक बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस आए। सबसे पहले आया बेरूवाड़ी, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। बेरूवाड़ी संघ मामला जो 1960 में आया था। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि संविधान को प्रस्तावना सिर्फ सुंदर बनाती है और इसके बारे में थोड़ा बहुत ऊपर लिखा हुआ है, मगर ये संविधान का भाग नहीं है। और अगर ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि जो संविधान का भाग है 368 के तहत जो 368 के अंदर अमेंडमेंट होता है वो संविधान में होता है, मगर ये तो संविधान का भाग है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। इसके बाद एक केस आया 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि भूमि से रिलेटेड था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले फैसले को वापस लेते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संशोधन था। और कब हुआ? 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द जो है वो है अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन से हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए और ये पहला और अभी तक आखिरी संशोधन था प्रस्तावना में। पहले भी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द संविधान में विद्यमान थे, लेकिन ये प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं थे, तो प्रस्तावना में इन्हें जोड़ा गया। इस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 22 भाग 395 में आर्टिकल ऐसे लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियां थी। इसको भी पूरा लिख देता हूं। बाईस भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। उसके बाद इसमें से 2 भाग हटा दिए गए, 7 और 9, और 5 भाग जोड़ दिए गए, 4A, 14A, 9, 9A, 9B। इसके बाद हमारे संविधान में कुल हो गए 25 भाग। और इसी तरह हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 465 के अप्रॉक्स हैं, और हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो अब 12 हो चुकी हैं। हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स को, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। उसके बाद हम अपनी नागरिकता पढ़ेंगे, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना थी जिसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो हमने प्रस्तावना पढ़ी, इसके बाद हम चालू करेंगे अपना संविधान। तो आज के लिए बस इतना ही। माफ़ी चाहता हूँ मेरे से अगर कोई भी गलती हो गई हो, अगर मैंने कोई चीज़ छुड़वा दी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट ठीक हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो से चालू करते हैं अपने संविधान को। थैंक यू सो मच।